अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। क्रिकेट के बहुत सारे इस्तारे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से एक बड़ा फेवरेट मेरा जो है, और उसका मतलब तकरीबन सबको पता है, वो है आखिरी बॉल तक लड़ना। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि आखिरी बॉल तक लड़ना क्या होता है, तो वो शख्स जो सबसे ज़्यादा ये कहता रहा कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, वो बाकायदा वो काम करके दिखा रहा है। और वो शख्स है कि जिसका नाम लेने पर पाबंदी है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो कल कुछ गुजारिशात की थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। असद उमर साहब का इंटरव्यू आया है, उसके कुछ सबूत आपको दूंगा। मैं क्या कह रहा था, उन्होंने क्या जवाब दिए, बिल्कुल वो इन कॉन्सोनेंस हैं, वो सारे मैच करते हैं आपस में। उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन कॉमेंट्स थे बहुत सारे वहाँ पे अवाम के, और ओवरऑल अवाम, सोशल मीडिया पर आप जाएँ तो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखें तो आपको समझ आ जाती है कि अवाम क्या कह रहे हैं। अवाम मुसलसल ये कह रहे हैं, और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ का वोटर ये कह रहा है कि वोट सिर्फ चेयरमैन पीटीआई का, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये जो आखिरी ओवर्स में गेम आई हुई है, आखिरी बॉल तक जो मामला जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल है जनाब 1,62,00,000 जो पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ का वोटर था, और इस दफ़ा वो उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, उसका सवाल सबसे बड़ा है। दूसरा एक और डेटा सामने आया, वो ये कि 23 साल से कम उम्र के लोग पाकिस्तान में 13 करोड़ हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। अब अगला मेन सवाल जो यहां पे आता है ना, वो आता है जो आखिरी बॉल आ रही है, वो ये है कि अगला इलेक्शन, अगर इलेक्शन वक्त पर होता है, तो क्या तहरीक इंसाफ का जो निशान है, जो बल्ला है, वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद भी होगा? बैलेट पेपर पे आप ठप्पा किसको लगाएंगे जाके? इस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा, क्यों ये सवाल मैं उठा रहा हूं? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस ज़मन के अंदर आपको एक दो सबूत दे देता हूं। एक तो कल असद उमर साहब ने इंटरव्यू किया, उसमें जो काशिफ अब्बासी उनका इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने ये बाकायदा सवाल पूछा, आप जाके देख लीजिएगा, उसका जवाब भी देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान होगा बैलेट पेपर पे। असद उमर का जवाब क्या होना चाहिए था? जवाब ये होना चाहिए था कि बिल्कुल है। एक तरफ कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का टिकट मिला तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अभी भी तहरीक इंसाफ के अंदर हूं, दिस एंड दैट, हर चीज़। जवाब उन्होंने आगे से ये नहीं दिया कि बिल्कुल होना चाहिए, उन्होंने कहा होना तो चाहिए, यानी कि उनको इस चीज़ पर शक है। और दूसरी चीज़, मरियम नवाज साहिबा वो बड़ी दूर की पेशगोइयाँ करती हैं, या वो डिमांड्स करती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। हमने देखा कि उन्होंने एक माहौल बनाया था कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, यहाँ भी गिरफ्तारियाँ हों, इनको भी नाअहल किया जाए, ये पार्टी तोड़ी जाए, इनको इलेक्शन से निकाला जाए। वो तकरीबन सारी की सारी वन आफ्टर द अदर ठीक होती रही। उसकी वजह क्या है वो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्या ही बात होगी। लेकिन एक और उन्होंने जो रीसेंट पेशगोई की है, या यूँ कहूँगा कि डिमांड की है, या यूँ कहूँगा कि ख्वाहिश का इजहार किया है, वो उन्होंने ये किया कि अगले इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं इसको इजी नहीं ले रहा, इजी इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि वो सारे उनके पहले वो दुरुस्त हो चुके हैं, जो पेशगोइयाँ वो सब करती रही हैं। स्क्रिप्ट तो यूं ही था, यूं ही चलना था, और इसके ऊपर अमल अभी तक हो गया होना था। लेकिन हुआ क्या है, वो एक बंदा आखिरी गेंद तक लड़ रहा है, और वो वहाँ पर डट के खड़ा हो गया। खुशखबरी सामने आई है, जो कुछ अरसे से मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक जो वे आउट निकल सकता है तहरीक इंसाफ के लिए, दैट इज थ्रू लॉयर्स मूवमेंट। लॉयर्स के साथ देने की वजह से निकल सकता है। एक प्रॉपर मूवमेंट में अभी तक तो उस तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ, उस पर मैंने बात करनी है, लेकिन किसी और दिन करूंगा उस पर। आज सिर्फ इतनी बात करूंगा, खुशखबरी उसमें सामने आई है कि एक बड़े वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सरदार लतीफ़ खोसा ने तहरीक इंसाफ की जो वकला की जो सेंट्रल लीगल टीम है वो ज्वाइन कर ली है, तो ही विल बी हेडिंग इट। ये एक बड़ी खुशाइंद खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन इशू हो गया है कि ये पुरानी जो टीम है उसको डी नोटिफाई कर दिया, और अब सरदार लतीफ़ खोसा की सरबराही के अंदर केसेस जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। केसेस सारे ये जो 147-48 के पता नहीं 170 जितने भी केस हैं, मेजॉरिटी बोगस केसेस हैं, और उसके ऊपर बड़ी तफसील से सब बात हो चुकी हुई है। लेकिन यहाँ पे अब कल की बात पे आ जाता हूँ। ये जो एक असद उमर साहब ने बयान दिया कि होना तो चाहिए तहरीक इंसाफ का निशान बैलेट पेपर के ऊपर, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि टिकट कोई नहीं लेने वाला होगा, पार्टी नहीं होगी इलेक्शंस के अंदर, तो ये दाल में कुछ काला नहीं है, सारी दाल ही काली है। लेकिन फंसा इस वक्त मैच यहाँ पर हुआ है कि अदालतों के अंदर जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ, और जितनी हिम्मत के साथ, और इतने सब्र के साथ तहरीक इंसाफ चेयरमैन खड़े हुए हैं, मतलब हैरान कुन है। और अब आगे ये जो लीगल टीम के अंदर एक बहुत बड़ा एडिशन हुआ है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। असद उमर के बयानात की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, इस बात को यहीं पे होल्ड रखिएगा, यहीं पे इसको होल्ड रखिएगा। अब जरा कल के बयानात की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आज की बात से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, इसी बात के साथ कि इस वोटर का क्या करना है, इस वोटर को डिसग्रंटल्ड, इस वोटर को छोड़ देना बस ऐसे ही, और उसके बाद आप कहें कि सब कुछ ठीक हो गया, हाथ झाड़ के निकल जाएं, तो यूं नहीं होगा। ये पता उनको भी है, इसी वजह से ये तमाम कोशिशें हो रही हैं। एनीवेज, असद उमर साहब से ये पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी मुलाकात करने गए थे,
चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, तो क्या कहा उन्होंने वहां पे? उन्होंने ऑफर दी उनको कि भाईजान आप थोड़ी देर के लिए स्टेप डाउन कर जाएं, साइड पे हो जाएं, -1 हो जाएं आप। नहीं माना चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। ये असद उमर ने इस चीज की तायीद की। वही इसीलिए मैं आपको अर्ज कर रहा था कल भी कि पहले ये असद उमर करना चाह रहे थे, उसके बाद वही सवाल आ गया जो मैं अर्ज की थी कि असद उमर ये चाह रहे हैं, जो प्लान चेयरमैन पीटीआई को पता चल गया कि मतलब ये तो वहां पे राब्तों के अंदर हैं और ये टेक ओवर करना चाह रहे हैं, यानी मुझे -1 करके खुद +1 होना चाह रहे हैं। तो उसकी बाबत जब सवाल पूछा गया, उस पर जो जवाब दिया असद उमर ने, वो उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी मर्जी से माइनस हों तो हों। एक इशारा है कि ऑफर की है उनको कि आप हो जाएं थोड़ी देर के लिए साइड के ऊपर। प्रैक्टिकल है या नहीं है ये बहस अलग है, लेकिन इसके अलावा बाद में कौन चलाएगा? उन्होंने कहा जी बाद में शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे या कोई और चला लेगा। पूछा उनसे कि अपनी बात कर रहे हैं? नहीं, अपनी बात तो नहीं मैं कर रहा, अपनी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा नाम भी कोई नहीं दे सके। वो बेसिकली अपनी ही बात कर रहे थे उस वक्त जो भी मामला था। आज की सूरत हाल देख लें, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इकट्ठे, उनकी जमानत मुस्तरद हुई कोर्ट से, इकट्ठे वो वहां से निकल गए। आपने देखा है अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ कि जहां पे जमानतें मंजूर होती हैं, एक केस के अंदर दूसरे में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बाहर मौजूद होती है? आज तो नहीं किया पुलिस ने गिरफ्तार। क्यों नहीं किया पुलिस ने गिरफ्तार? मामला ये किया गया कि जनाब कचहरी के अंदर से मार्केट में से होते जेम्स बॉन्ड की तरह बड़ी तेजी से निकले दोनों और एक ही गाड़ी में बैठ के चले गए। इतने आराम से तो नहीं चले जाने दे सकती पुलिस। उनको नहीं पता कि कौन कौन से रास्ते हैं, बड़ी अच्छी तरह से पता है पुलिस को कि क्या सब मामला हो सकता है और आराम से घर चले जाना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आगे आ जाए, परवेज इलाही साहब की जमानत मंजूर हो गई है। एंटी करप्शन कोर्ट ने कह दिया कि बाकी किसी मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करना। हाँ, एक रखना इसके अंदर अभी सेंट्रल आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने डाला है। एफआईए को उन्होंने कह दिया कि चलें जी पनामा का पुराना स्कैंडल निकालें, उसमें से कोई मामले वो कर करा के वो एक और पर्चा उन्होंने कर दिया। लेकिन फिलहाल परवेज इलाही साहब की भी जमानत यहाँ पे हो चुकी है। अच्छा, परवेज इलाही चाहे डट के खड़े नहीं, उनके बेटे मोनस इलाही ये कहते हैं कि जनाब, किसी ने पूछा ट्विटर के ऊपर उनसे कि आप छोड़ रहे हैं क्या, दोबारा पीएमएल क्यों में जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, अभी तक स्टिल इन पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो रिलीफ मिल रहा है ना, इसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो दूर का नजर नहीं आता। हो जाए एक अलग बात है, बट एनीवेज मुझे ये बताइएगा कि अगर यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का ये मामला चल रहा है, परवेज इलाही साहब के ऊपर कौन पार्टी के अंदर एतमाद करेगा? मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द वोटर। और दूसरा पार्टी का चेयरमैन। सिंपल सी बात है, पार्टी के चेयरमैन ने जो उन दोनों पे इतना एतमाद नहीं किया, तो यहाँ पे परवेज इलाही के ऊपर कर लेंगे, जिनको जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, जुम्मा 8 होते हैं, 4 होते हैं, जो भी होते हैं। खैर, अब मुझे परवेज इलाही साहब का भी इसी वजह से जो ना, फिर क्योंकि अब बागडोर उनके हाथ में तो जा नहीं सकती, तो इस वजह से हो सकता है कि वो भी कहें कि यार बस बड़ा हो गया, ये फलाना टमकाना, कोई तनकीद करके निकलें। परवेज खटक साहब की आपको बात बताता हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि ज़ाती तौर पे परवेज खटक साहब ने ये बताया है, और ये कल सवाल हुआ असद उमर से कि परवेज खटक क्या छोड़ रहे हैं पार्टी? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कुछ अर्सा पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि नौशहरा जो उनकी जो होम सीट है, मैं तो शायद वो भी पार्टी की सपोर्ट के बगैर ना जीत सकूँ, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं वो छोड़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये मैं आपको इंतहाई अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ, और ये बाकायदा यूँ समझिए कि परवेज खटक साहब ने खुद कहा है कि बता दीजिए आगे जाके। वो कहते हैं जी मेरे पास 50 से 60 इलेक्टेबल्स हैं, मैं गौर कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मैं नई पार्टी लॉन्च करूँ। वो नई पार्टी नहीं, वो बेसिकली अंदर से ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, जिसकी मैं कल गुजारिश आपकी खिदमत में मैंने पेश की थी। अब मुझे खुद ये बता दें कि ये जो 4-5 नाम है, इनमें से कौन सी ऐसी रजिया है जिसने दरबारे आलिया के अंदर कभी डांस नहीं किया हुआ, या वहाँ पे उधर दरबार के अंदर रही नहीं हुई, किसी ना किसी तौर के ऊपर मुंसलिक नहीं रही हुई। और रजिया मैंने इस वजह से कहा है, वो मुहावरा तनका, ये वैसे ना समझ लीजिएगा, वो रजिया फंस गई कुंडों में, आपने मुहावरा सुना होगा। तो हाँ, उसके अलावा कुछ वो रजिए भी हैं बड़े वाले, वो अभी तक बाहर नहीं आए, उनको ज़मानतें नहीं मिल रही। उनकी ज़मानत होती है तो पुलिस फ़ौरन मौके से गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि ये जो पहले वाले मैंने आपको बताए हैं, ये वो हैं जो चाह रहे हैं कि यहां से -1 हो, इधर से हम +1 हो जाए। और इस पे अभी तक डटे हुए हैं चेयरमैन पीटीआई, वो इस सब चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं कि दिस मे बी द लास्ट ऑप्शन, डिसीजन तो उन्होंने नहीं लेना। लेकिन अभी तक ये रेजिस्टेंस चल रही है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है, कोर्ट में तमाम लड़ाई एक तरह से साबित करना है। कितना को मजीद नंगी हो सकती है ना आपका जो हुकूमत है बोगस पर्चे करने के साथ, तो जोर लगाए रियासत तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इतना जोर आज तक बताइए कि किसी के खिलाफ लगाओ। एक दुबई निकल गया था 2.5 साल के लिए एक स्टेटमेंट देके, एक पहले जद्दे निकल गया था, उसके बाद वो लंदन निकल गया, और फिर उसके बाद सारी फैमिली भी लंदन निकली रही, और फिर वो डीले शिले और जो भी मामले हुए वो सबके सामने। इस तरह से तो कोई नहीं खड़ा रहा अभी तक। तो आगे इस चीज़ के ऊपर उनको उम्मीद है। हाँ, वो जिनकी मैं बात कर रहा था कि जिनको बाहर आने का चांस नहीं दिया जा रहा, ना दिया जाएगा, और बड़ा सख्त उनके बारे में ये है हुकूमत का रवैया कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे मुराद सईद है, जैसे हमाद अजहर है। वो नहीं आ रहे अभी क्योंकि उनको पता है कि भाईजान हम उनमें से नहीं है जिनको ये ऑफर होगी कि आप आ जाएं
तो फिर चेयरमैन पीटीआई कहे मैं माइनस हो जाता हूँ, इनको +1 कर लें, वो कहते हैं इनको नहीं +1 करना, हमने इन्हीं को +1 करना है। ये जो ऑप्शंस आपको दी गई हैं, अब ऑप्शंस आगे निकलती क्या है? एक बहस चलती है पाकिस्तान के अंदर, हमेशा ही उस पर बात हुई है, वो ये कि जो दो पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN, इनके साथ बड़ा बड़ा कुछ हुआ मार्शल लॉज के दौरान और हुकूमतें गई इनकी, लेकिन उसके बावजूद सर्वाइव इस वजह से कर गई क्योंकि फैमिली थी वहाँ पे। तो वो यहाँ पे इमरान खान की, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा चेयरमैन PTI की फैमिली वाला मामला नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे कि उनकी बहनों में से किसी को वो कर दें, नामजद कर दें कि ये शी विल रन द शो, और हर हिज वाइफ मे भी उसको कर दें। उनके चांसेस वाइफ के मुझे बेगम के कम लगते हैं, मुझे बहन का चांसेस, इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में बात हुई है, जो बाद में रन करे पार्टी को। ये एक बात सामने आ रही है। जेल से इलेक्शन लड़ा जा सकता है, जेल से बड़े इलेक्शन हुए हैं। भुट्टो साहब की पार्टी थी तो मौलाना कौसर न्याजी नारोवाल से इलेक्शन लड़ा थे, जेल के अंदर थे, जेल के अंदर इलेक्शन थे, रिकॉर्ड वोट लेके जीत गए थे। और उस वक्त क्या था, वो 1985 के अगर इलेक्शंस की बात करूं तो उसके अंदर गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इंतखाबात थे कि पता ना चले कि कौन सी पार्टी से कौन खड़ा हुआ, लेकिन सिर्फ एक नारा लिखा होता था ऊपर, अवाम दोस्त। वो लोगों को पता चल गया कौन है और वो दे स्वेप्ट द इलेक्शंस। तो ये मामला एक हुआ जेल से इलेक्शन करने वाला। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिर अगेन जिसकी तरफ मैं बार बार बात करता हूँ, दैट इज़ आर कोर्ट्स ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट खास तौर के ऊपर। आज जस्टिस जवाद ख्वाजा ने, साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये पिटिशन कर दी है कोर्ट के अंदर कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के केसेस नहीं चलने चाहिए। उसके अलावा एक बड़ी एमिनेंट, बड़ी ब्रिलियंट टीम वकला की, जिसके अंदर सरदार लतीफ़ खोसा हैं, जो अब बाकायदा ज्वाइन कर लेंगे इमरान खान को। एतजाज़ हसन है, सलमान अकरम राजा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सब मामला चलाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या है। अभी तक क्या रहा है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, और बवजह इसलिए नहीं करना चाहता कि शायद आपको अंदाजा ही हो कि मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन अगर वाकई कोई दाद रसी करनी है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वाकई इन्होंने करवानी है, मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, मे बी रॉन्ग, इनको ये कह देना चाहिए कि भाई आप हमारी मर्जी का बेंच बना दें, और वो बेंच ना बनाए चीफ जस्टिस साहब जिस पर तनकीद करती है हुकूमत कि आप इन्हीं 5 जजेस को लगा देते हैं और बेंच फिक्सिंग करते हैं। वो ना बनाएं, वो बना दें कि जिसके ऊपर हुकूमत का एतमाद है, जिसमें जस्टिस काजी फायजी हैं, जस्टिस अतर मिनुल्ला हैं, और दीगर जो जजेस हैं, मंदू खेल साहब हैं, इनके ऊपर मुश्तमिल बेंच बना दें। वो मेरिट के ऊपर इस सब मामले को सुने। 2 फायदे हो सकते हैं उसके। एक तो ये कि हमें ये भी पता चल जाएगा, वो हुकूमत कहती है कि ये सही आइन परस्त, दस्तूर परस्त जजेस हैं, हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने हैं या नहीं है। और नहीं पता चलता तो फिर भी सबके सामने क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा केस है, कोई इतना पेचीदगी इसके अंदर है नहीं कि मिलिट्री कोर्ट में केस क्यों नहीं चलना चाहिए सिविलियंस का। एनीवेज, एक आपको मजे की और आखिरी ऑप्शन एक वो भी बचती है, जो मैं पहले मरियम नवाज की बात कर रहा था कि कोई टिकट नहीं लेने वाला होगा तहरीक इंसाफ का। तो कुछ रोज़ पहले सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई, उसमें हबीब अकरम साहब भी मिले, बड़े भाई हैं, तो मैं उनसे वैसे ही बात कर रहा था। यही सवाल मैं उनसे पूछ रहा था कि टिकट तो बाद की बात भी आ जाती है, बड़े सारों के टिकट वापस करवा दिए गए, बैलेट पेपर पे ये होगा या नाम नहीं। उन्होंने कहा, मैंने खान से बात पूछी और मैंने ये कहा कि चेयरमैन PTI से ये बात पूछी, और मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इस दफ़ा, और क्योंकि तवातुर के साथ जो मुलाकातें चल रही थी वो वकला के साथ चल रही थी, तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा आपका टिकट लेने वाले वकील ही रह जाएं सिर्फ शायद। ये हबीब अकरम से चेयरमैन PTI का मुकालमा मैं आपको अपनी अथॉरिटी पर बता रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से कहा कि मुझे भी यही लग रहा है कि हो सकता है मैं वकीलों को टिकट्स दे दूं। तो इसमें भी जहन में रखिएगा कि बड़ी तादाद के अंदर वकीलों को टिकट मिल जाएंगे। एंड नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो लास्ट बॉल वाली बात थी, लास्ट बॉल तक ये शख्स लड़ तो रहा है और उसमें उम्मीद भी है कि आगे इसमें कुछ बेहतरी निकल आएगी इस सब मामले के अंदर, लेकिन मुद्दा फिर वहीं पे आके फंस जाता है, जिसकी वजह से अभी तक स्क्रिप्ट पे अमल नहीं हुआ। एक के डटा हुआ है, और दूसरा ये भाई सवाल है यहाँ पे कम से कम 2 करोड़ लोगों का, कि पिछली दफा वोट 2.25 करोड़ थे, उस दफा चले सेफली कह लेते हैं 2 करोड़ के करीब हो गए होंगे, आबादी भी बढ़ी है। और दूसरा, मैंने आपको फिर वही अर्ज की कि 23 साल से नीचे की आबादी की जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, वो 13 करोड़ है। इस 13 करोड़ का क्या करना है? आप इस 13 करोड़ को बीच में से निकाल देंगे तो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे जाके ख्वाब के अंदर भी आके ये 13 करोड़ डराया करेंगे, क्योंकि आगे भाई मुस्तकबिल उनका है। एक आखिरी क्रिकेट के इस्तारे की बात करता हूं, एक और क्रिकेट का इस्तारा है, उसे कहते हैं पिच खोदना। पिच खोदना, आपको पता है कि मैच, पाकिस्तान ने मैच खेलना था, मुझे ईयर शायद याद नहीं है, वो वाखंडे स्टेडियम था मुंबई के अंदर, वहाँ पे शिवसेना ने आके पिच खोद दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान की 90s के एरा की बात है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी, पाकिस्तान लगातार मैच जीतता था। तो क्या हुआ उसके साथ? हुआ ये कि बदनामी उन्हीं की हुई जिन्होंने पिच खोदी। या फिर उसके अलावा चेन्नई का मैच याद कीजिए, 1999 का टेस्ट था, जीतने लगा था पाकिस्तान,
वहाँ पे उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, यानी कि कुछ ऐसे हरबे आजमाना कि जो फेयर प्ले नहीं होता। तो फेयर प्ले अब अगर एंड पे आके हुकूमत ये कोशिश करे कि पिच खोद दे, तो फिर भी ये जो 13-14 करोड़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वैसे तो शायद चुप करके बैठे रहे, लेकिन रद्द अमल इनका वही होगा जो उस मैच के बाद यहाँ पर बैठे हुओं का था, उस पिच खोदने पे या वो स्टेडियम के अंदर दंगा फसाद करने पे, जो बोल तो कुछ नहीं थे पाए लेकिन बहुत कुछ बोल भी पाए थे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।